नमस्कार। आज हम गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड पर जो जानकारी मिली है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ वित्तीय आंकड़े हैं और कंपनी के बारे में काफ़ी डिटेल्स भी हैं। मकसद यही है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसकी माली हालत, ग्रोथ और आगे के क्या प्लान्स हैं इसे समझें। ये कंपनी खाने वाले और न खाने वाले दोनों तरह के तेल और मील्स बनाती है। वाइट लाइफ, महक, जायका जैसे इनके ब्रांड्स भी हैं। बिल्कुल। और ये कंपनी गुजरात में है, गांधीधाम में। इनका जो मुख्य काम है वो है खाद्य तेल और उससे जुड़ी चीजें। आप मान के चलिए कि लगभग 90% रेवेन्यू यहीं से आता है। इसमें सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, सरसों, कॉटन सीड, पाम ऑयल, वनस्पति घी, ये सब शामिल हैं। अच्छा, 90% खाद्य तेल से। हाँ, और बाकी का जो करीब 10% है वो अखाद्य तेल, मतलब नॉन एडिबल ऑयल, जैसे अरंडी का तेल और उसके डेरिवेटिव से आता है। अच्छा। तो फोकस तो क्लियरली खाद्य तेल पर है और इनके पास मतलब 40 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, रेंज काफी बड़ी है इनकी। ये तो काफी बड़ा पोर्टफोलियो हुआ। और पार्ले बिस्किट्स, आईटीसी, ब्रिटानिया जैसे बड़े क्लाइंट्स भी हैं। उनसे तो अच्छी खासी कमाई होती होगी, करीब 20-25% रेवेन्यू का हिस्सा। जी हाँ, बड़े B2B क्लाइंट्स हैं ये इनके। ये एक्सपोर्ट भी करते हैं 36 से ज्यादा देशों में। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि वित्त वर्ष 24 में एक्सपोर्ट थोड़ा कम हुआ है, 7% रह गया, जबकि वित्त वर्ष 22 में 10% था। कोई आइडिया ऐसा क्यों? ये एक अच्छा पॉइंट है। सोर्स में इसका सीधा कारण तो नहीं दिया है, पर हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट की स्थिति बदली हो या फिर कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव हो। खैर, अगर हम वित्तीय स्थिति पर आएं तो कंपनी का मार्केट कैप करीब 4,392 करोड़ रुपए है सोर्स की डेट के हिसाब से। और जो पिछले 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है वो देखिए, 66.8% CAGR। अरे वाह, 66.8% चक्रवृद्धि बढ़त। ये तो मतलब जबरदस्त है। हाँ, ग्रोथ वाकई शानदार रही है। और ROE, इक्विटी पर रिटर्न 27.0% और ROCE यानी कैपिटल एम्प्लॉयड पर रिटर्न 34.2%। ये भी काफी मजबूत आंकड़े हैं। लेकिन यहाँ कुछ और बातें भी हैं सोचने वाली। जैसे इतना अच्छा मुनाफा कमाने के बाद भी कंपनी शेयर धारकों को डिविडेंड नहीं दे रही है। अच्छा, डिविडेंड नहीं। और दूसरा, ऐसा लगता है कि उनकी जो उधारी की लागत है, इंटरेस्ट कॉस्ट, वो थोड़ी ज्यादा है। और जो कैपेक्स हुआ है, मतलब विस्तार योजनाएं, उसके कारण कुल कर्ज भी काफी बढ़ गया है। वित्त वर्ष 22 में करीब 305 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 24 में बढ़कर लगभग 604 करोड़ रुपए हो गया है। ओह, तो कर्ज तो लगभग 2 गुना हो गया है 2 साल में। हाँ, बिल्कुल। तो एक तरफ तो ये शानदार ग्रोथ दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ कर्ज बढ़ रहा है और डिविडेंड भी नहीं मिल रहा। ये तो थोड़ी मिली जुली तस्वीर है। लेकिन कंपनी विस्तार पर बहुत फोकस कर रही है ना? हल्दिया और कृष्णापट्टनम में नई रिफाइनरीज शुरू की हैं उन्होंने। सही कहा। और उन नई रिफाइनरियों का असर भी दिखा है। वित्त वर्ष 24 में वॉल्यूम 50% बढ़ा और रेवेन्यू 29%। 50% वॉल्यूम ग्रोथ। हाँ, और वो यही नहीं रुक रहे। गांधीधाम में एक नया बायोडीजल प्लांट भी लगा रहे हैं। करीब 105 करोड़ का निवेश है उसमें। 300 टन प्रतिदिन की कैपेसिटी होगी। उम्मीद है कि वो वित्त वर्ष 25 तक चालू हो जाएगा। अच्छा, बायोडीजल में भी जा रहे हैं। जी। और कांडला पोर्ट के पास उनकी जो लोकेशन है और अपनी स्टोरेज कैपेसिटी, उसका भी उन्हें फायदा मिलता है। और आपने भविष्य की योजनाओं में रिन्यूएबल एनर्जी का भी जिक्र किया था। हाँ, वो गुजरात में 10 मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगाने का प्लान कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि 2025 तक अपनी 90 से 95% जो एनर्जी की जरूरत है वो रिन्यूएबल सोर्स से पूरी करें। 90-95%, ये तो काफी बड़ा लक्ष्य है। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा वो इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में भी अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, ताकि सप्लाई चेन पर उनका कंट्रोल बेहतर हो। और नए प्लांट्स के साथ B2C, मतलब सीधे कस्टमर को बेचने पर भी उनका फोकस बढ़ेगा। ये सब तो काफी महत्वाकांक्षी प्लान्स लग रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही। इतनी रेवेन्यू ग्रोथ हुई, वॉल्यूम ग्रोथ हुई, लेकिन ईबिटा और नेट प्रॉफिट मार्जिन इतने कम क्यों है? करीब 2% और 1%। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। और शायद यही इस पूरी कहानी का, क्या कहते हैं, सबसे अहम मोड़ है। देखिए, मार्जिन बहुत पतले हैं, 1-2% के आसपास। ये इस तेल के बिजनेस की सच्चाई भी है, काफी कॉम्पिटिटिव है।
लेकिन जो विस्तार के लिए इतना पैसा लगाया गया, कैपेक्स किया गया, उससे कर्ज बढ़ा और शायद इसीलिए डिविडेंड भी नहीं दिया जा रहा। कम मार्जिन के बिजनेस में इतना ज्यादा कर्ज लेकर वॉल्यूम बढ़ाना ये कंपनी को एक तरह से ज्यादा जोखिम में डालता है। तो मतलब ग्रोथ तो है पर उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। बिल्कुल, विस्तार और नए बिजनेस में जाना जरूरी है, लेकिन कर्ज को मैनेज करना और प्रॉफिटेबिलिटी को सुधारना, खासकर इतने कम मार्जिन वाले बिजनेस में, ये बहुत बहुत जरूरी होगा। ये एक तरह का आप कह सकते हैं हाई स्टेक्स बैलेंसिंग एक्ट है। तेज ग्रोथ चाहिए लेकिन वित्तीय स्थिरता भी। तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में देखें तो गोकुल एग्रो तेल उद्योग में एक महत्वपूर्ण कंपनी है। ग्रोथ अच्छी दिख रही है, विस्तार के बड़े प्लान्स हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, बढ़ता हुआ कर्ज और बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन। हाँ, इनके ब्रांड्स जाने माने हैं, लोकेशन भी अच्छी है, ये इनकी ताकतें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कंपनी अपनी लोकेशन और स्केल का फायदा उठा रही है, ये तो साफ है। लेकिन जैसा हमने बात की, कर्ज का प्रबंधन और मुनाफा बढ़ाना, ये आने वाले समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें होंगी। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी और इंटरनेशनल सप्लाई चेन पर जो इनका ध्यान है वो भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं, पर असली परीक्षा मार्जिन सुधारने और कर्ज को काबू में रखने की होगी। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि ठीक है, कंपनी कर्ज लेकर वॉल्यूम बढ़ा रही है, विस्तार कर रही है, लेकिन ये जो इतना कॉम्पिटिटिव कमोडिटी मार्केट है, इसमें अपने इतने कम प्रॉफिट मार्जिन को लंबे समय में बेहतर बनाने के लिए इनकी लॉन्ग टर्म रणनीति क्या हो सकती है? ये शायद आगे देखने वाली बात होगी।